जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें जो है हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे चैप्टर को जो है एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर हम बताते चलेंगे, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए कि जिस चीज़ को आप पढ़ते होंगे याद तो होता ही होगा, लेकिन जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं, आपके दिमाग में अधिक दिन तक याद रहता है, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम भी बहुत दिन तक नहीं है, कब है? तो आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर माह में है। इसके बाद जितना भी आपका एग्ज़ाम है, वो कंटिन्यू एक के बाद एक होता जाएगा। तो कमर कस लेना है, इस बार जो है हर हाल में एक और नौकरी लेके रहना है और हीरा बेटा बनना है, ठीक है? तो क्या करिए, एकदम पढ़िए जम के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा त्योहार को बीज बोने का त्योहार कहा जाता है? पहला है कर्मा, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है सरहुल, चौथा है टुसु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी। रोहिणी को बीज बोने का त्योहार कहा जाता है और किसान जो है रोहिणी के दिन धान का पहला बीज डालकर अच्छी खेती की कामना करता है। और मान्यता है कि रोहिणी के दिन धान की बीज बोने से फसल की उपज अच्छी होती है। बाकी विकल्प भी देखते हैं। कर्मा क्या है, झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख त्योहार है, ठीक है? और कर्मा जो है आपका भादो माह में, कब? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और इसमें जो है आपका क्या है, करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो त्योहार है आपका भाई-बहन, ठीक है? भाई-बहन के प्रेम पर आधारित त्योहार है, इसलिए कर्मा त्योहार की तुलना जो है किसके साथ की जाती है? तो रक्षाबंधन के साथ की जाती है। रक्षाबंधन जो सदान लोग मनाते हैं और ये भी आपका क्या है, भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है और कर्मा भी भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है, इसीलिए कर्मा और रक्षाबंधन को तुलना किया जाता है, ठीक है? और कर्मा क्या है, झारखंड के जनजातियों का दूसरा प्रमुख त्योहार है। लेकिन खास बात क्या है कि कर्मा में जो है जनजाति के अलावा सदान भी बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे हम लोग सरहुल का। तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है और इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, टुसु की बात किया जाए तो टुसु जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, ठीक है? और यह जो है आपका टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है और टुसु नामक कन्या जो है आपका कुर्मी समुदाय से थी। इसलिए यह त्योहार जो है, टुसु का त्योहार जो है आपका क्या है, कुर्मी समुदाय के बीच ज़्यादा प्रचलित है। और झारखंड में कुर्मी बहुल इलाका जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र, जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू एरिया में यह टुसु पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 1 सप्ताह तक जश्न का माहौल रहता है, ठीक है? ये टुसु नामक कन्या की याद में मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को मकर त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर त्योहार भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। इसी को क्या कहा जाता है? रजरप्पा मंदिर कहा जाता है, ठीक है? रजरप्पा मंदिर। और यह जो है आपका दामोदर, ठीक है? दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है और भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? भेड़ा नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी के बगल में आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात भी है और रजरप्पा जलप्रपात भी आपका क्या है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है। और ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, ये क्या है, माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर यहाँ पर यह मूर्ति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और यहाँ पर जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ पर जो है तंत्र विद्या के लिए क्या है, तंत्र विद्या के लिए उचित जगह माना जाता है और यहाँ पर बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये कहाँ है? तो ये आपका रामगढ़ जिला में है। अब रामगढ़ जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को, झारखंड का 24वाँ जिला बना है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो रामगढ़ क्या है, झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अगर बात किया जाए रामगढ़ को झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था, तो राजा बागदेव सिंह ने किया था। किसने? राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा-सा हम लोग बाकी ऑप्शन का भी ज़िक्र कर ही लेते हैं, तो देखते हैं रांची मेरी जान, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1899 में रांची जिला बना है और ये वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। धनबाद जिसको भारत का कोयला की नगरी कहा जाता है, कोयला की राजधानी कहा जाता है, ये 1956 में जिला बना है। हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये 1833 में जिला बना है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अलीनगर का किला किसने बनवाया था? पहला है जाज दास, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है मुजफ्फर खान, चौथा है इनी शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान के द्वारा अलीनगर का किले के निर्माण कराया गया है और यह जो है आपका जपला, ठीक है, कहाँ? जपला से जो है आपका 10 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ? जपला से 10 किलोमीटर दूरी पर है। जपला में आपका क्या है? सीमेंट का कारखाना है, ये आप सभी जानते हैं। और एक मुख्य बात ये भी जान लीजिए कि अलीनगर के किला को ही क्या कहा जाता है? रोहिलों का किला कहा जाता है। तो बहुत जगह जो है आपको रोहिलों का किला के नाम से इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अलीनगर का किला या रोहिलों का किला दोनों ही क्या है? एक ही है, जो कि जपला से 10 किलोमीटर दूर में है और मुजफ्फर खान के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात किया जाए एनी शाह की, तो एनी शाह के द्वारा जो है जगन्नाथ मंदिर की निर्माण करवाया है। किसका? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है और ये कहाँ है? रांची के धुरुआ के पास जगन्नाथपुर में आपका जगन्नाथ मंदिर है। कब करवाया गया है? तो 1691 में इसका निर्माण करवाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खान। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला है रामगढ़, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची से जो है आपका कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रांची की। तो रांची जो है 1899 में जिला बना है और रांची को जो है क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर या शहीदों का शहर कहा जाता है और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि आपको जो है सिंहभूम, कहाँ? सिंहभूम की बात की जाए, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से आपको जो है रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। ठीक है, और चाईबासा से क्या मिला है? तो चाईबासा से जो है आपका इंडो सिंथियन सिक्के मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रांची से आपके कनिष्क के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को। बोकारो जिला बना है आपका 1991 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? पहला है साहेबगंज, दूसरा है वीरभूम, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रजरप्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीरभूम। ठीक है, वीरभूम क्षेत्र में आपका क्या है? भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपको बताते हैं। ये हुआ था आपका 1832-33 में आपका क्या है? भूमिज विद्रोह हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। इसलिए भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई वीरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? पहला है शेख आदिल, दूसरा है उमराव खान, तीसरा है बाहू बिनू, चौथा है हरिहर मिर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिहर मिर्धा। ठीक है, तो हरिहर मिर्धा की पत्नी का नाम क्या था? वीरजी। ठीक है, और इसे जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या है? गोली से उड़ा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कब की बात है? तो ये बात है 28 अगस्त 1942 को। और 1942 में भारत में क्या चल रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था।
और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका नेतृत्व जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या? करो या मरो का नारा दिया गया था, यानी कि डू और डाई। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिहर मिर्धा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुंडा जनजाति में पाहान को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? पहला रैयती भूमि, दूसरा है डाली कटारी भूमि, तीसरा है मुक्त भूमि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति में जो है पाहान को दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि होती है, उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। और मुंडा जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या है? मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिरिडीह जिले का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? पहला है संजीव कुमार, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है मनोरंजन गुहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन गुहा के द्वारा जो है क्रांतिकारियों को जो है धन मुहैया कराया जाता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे गिरिडीह की, ठीक है, कहाँ की? गिरिडीह की। तो गिरिडीह जिला बना है आपका कब? तो 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। और गिरिडीह के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है। अगर इसकी ऊँचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर है। कितना? 1365 मीटर है। अगर इसी को फीट में नापेंगे 4478 फीट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन गुहा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोनार विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है धनबाद, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में आपका कोनार विद्युत गृह की स्थापना किया गया है। ठीक है? और कब किया गया है? तो ये किया गया है आपका 1955 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं कि ये जो है कोनार विद्युत गृह की स्थापना जो है आपका डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन के तहत किया गया है, यानी कि दामोदर घाटी निगम के अधीन किया गया है। ठीक है? और यह जल विद्युत केंद्र जो है आपका बोकारो नदी पर है। कहाँ है? बोकारो नदी पर है। और बोकारो नदी क्या है? तो बोकारो नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है? और यहाँ पर जो है लगभग आपका 40,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? तो 40,000 किलोवाट बिजली की उत्पादन की जाती है। ठीक है? ज़्यादा याद नहीं रखने सकिएगा तो क्या कीजिएगा, इतना याद रखिए कि ये हजारीबाग में है। और हजारीबाग जिला कब बना है? तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, ठीक है? जहाँ पर वर्तमान समय में क्या है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस जलकुंड में जो है पानी की तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। साथ ही हजारीबाग के बारे में ये भी याद रखना होगा कि हजारीबाग क्षेत्र में ही क्या है? बिरहोर जनजाति का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। और बिरहोर जनजाति जहाँ रहती है उसके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। तो हो जाएगा ये हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको हम झारखंड का एक मैप बना के दिखाते हैं, ठीक है? झारखंड का मैप बनाना सबको आना चाहिए। हम भी बनाते हैं लेकिन काम चलाओ बनाए हैं, ठीक है? तो अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड की आकार कैसी है तो चतुर्भुजा प्रकार की है, ठीक है? और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर में किसके साथ? बिहार के साथ। और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यहाँ क्या पूछा है? दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का
पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है? तो आप बोलिएगा सर 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा कितना? 380 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सबके बारे में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? पहला है 27%, दूसरा है 30% और आपका तीसरा है 29.76% और आपका चौथा है 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 29.76%। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 2 साल में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की आंकड़ा जारी किया जाता है। कितना? 2 साल में आपका वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। लेकिन ये जो 29.76 है, ये वाला आंकड़ा जो है आपका 2021 का है। कब है? 2021 का। तो 23 के हिसाब से जो है आपका 29.76 है, ये वाला बढ़ गया है। 29 पॉइंट आपका 81 के आसपास होगा शायद। 29.81 के आसपास पहुँच गया है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है इसके हिसाब ये हो जाएगा 29.76, जो कि 2021 का भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है? चलिए, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि अगर आपसे पूछे कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। और उसके जो है 29.76% भाग में क्या है? वन है। 2021 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? पहला है 1980, दूसरा है 1986, तीसरा है 1970, चौथा है 1976। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1976। दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1976 में अधिसूचित किया गया है। और ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया। किसके लिए? तो हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में बना है। इतना आपको कम से कम याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वैसे आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में जो है बहुत सारे योजनाओं को जो है संचालित किया जाता है। और योजना से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन जो है हर हाल में आपके झारखंड जी के क्वेश्चन में रहेगा। तो जब भी योजना की बात करते हैं तो उसको आप लोग जो है अपना नोटबुक में हर हाल में नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ क्या पूछा है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 2004, दूसरा है 2010, तीसरा है 2009, चौथा है 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2011। ठीक है? तो ये अगर तारीख सहित बताना है तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2011 को जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए थे। साथ ही लड़की का विवाह कम से कम 18 वर्ष में ही होना चाहिए था, यानी कि 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए था। इसकी कुछ शर्तें थी, वो भी आपको हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2014 में किसके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है जेपी नारायण, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको बता दें कि 2014 में जो है एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है आपके जेपी नारायण के बर्थडे पर किया गया था। जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। और किसने किया था इसके उद्घाटन? तो हमारे माननीय यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये काम शुरू किया गया था या ये योजना शुरू किया गया था। कब? तो 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है,
इतना आपको याद रखना है। अब जेपी नारायण के बारे में आपको पहले ही बताए थे कि जेपी नारायण एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और कहाँ के थे? तो बिहार के थे। इसलिए जो है जेपी आंदोलन से जो जुड़े लोगों को पेंशन देने का काम बिहार राज्य सबसे पहले शुरू करता है और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर झारखंड जो है आपका जेपी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को पेंशन देने का काम करता है। तो जेपी नारायण के जन्मदिन पर जो है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुंडा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पहला है मुखिया, दूसरा है हाथू मुंडा, तीसरा है सरदार, चौथा है महान मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथू मुंडा। हाथू का अर्थ क्या होता है? हाथू का अर्थ होता है गांव। मुंडा भाषा में हाथू का अर्थ होता है गांव, ठीक है, और गांव के प्रमुख को हाथू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुंडा के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है? पहला है 50 एकड़, दूसरा है 25 एकड़, तीसरा है 2 एकड़, चौथा है 5 एकड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 एकड़। इसकी न्यूनतम सीमा 1 एकड़ है, जिसमें सरकार लाभुक को जो है रख रखाव पर होने वाले कुल खर्च का 50% 3 साल तक देता है। ठीक है, यानी कि पेड़ लगाइएगा, ठीक है, उसके रख रखाव के लिए जो है सरकार जो है 50% खर्चा देता है। और कितने साल तक देगा? तो 3 साल तक देगा। ठीक है, और अधिक से अधिक आपको क्या है 50 एकड़ जमीन तक ये वृक्षारोपण कर सकते हैं। और कम से कम कितना में करना है? तो कम से कम आपका 1 एकड़ है। ठीक है, 1 एकड़ तक है, तभी सरकार ये योजना का लाभ आपको देगी। ठीक है, कम है तो उसको अपने से करिएगा, और 1 एकड़ तक है तो उसको सरकार देगा, और अधिक भी है तो कितना? 50 एकड़ तक को ही। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जंगल लगाना जरूरी है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही है? पहला है ब्यूटी डुंगडुंग, दूसरा है अरुणा मिश्रा, तीसरा है असुंता लकड़ा, चौथा है दीपिका कुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असुंता कुमारी। असुंता लकड़ा जो झारखंड की सिमडेगा के रहने वाली, कहाँ? झारखंड की सिमडेगा की रहने वाली है। और असुंता लकड़ा भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। और असुंता की कप्तानी में इंडिया हॉकी टीम 2 बार वर्ल्ड कप भी खेल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, ये सिमडेगा की रहने वाली है। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जो है आपका 2001 में जिला बना है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? तो गांधी मेला लगता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन का भी चर्चा करें। हाँ, तो ब्यूटी डुंगडुंग भी क्या है? तो ये भी आपका क्या है? हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी है। अरुणा मिश्रा क्या है? ये जो है आपका मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज है। और दीपिका कुमारी क्या है? तीरंदाज है। ठीक है, क्या है? तीरंदाज है, यानी कि आर्चरी खेलती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि IHSDP का पूर्ण रूप क्या है? पहला है समावेशी आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, दूसरा है एकीकृत आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, तीसरा है स्वतंत्र आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बार बार बोलते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म देगा, उसका फुल फॉर्म हर हाल में आपको बताना रहेगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत आवास और श्रम विकास कार्यक्रम, ISHDP का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बोले तो आई का क्या हो जाएगा? तो आई का हो जाएगा इंट्रीगेटेड, और एच का हो जाएगा हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका ओडिशा। इन 2 राज्यों के साथ जो है आपका पूर्वी सिंहभूम सीमा साझा करता है। और पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो ये जो है आपका 1990 में जिला बनता है। क्या है? 1990 में जिला बनता है। और पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? एक घाटशिला नामक स्थान है, जो कि आपका तांबा के लिए फेमस है। क्या है? तांबा के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और घाटशिला में क्या हो रहा है? तो घाटशिला में जो है आपका उपचुनाव होने वाला है। क्या है? उपचुनाव। उपचुनाव क्यों? तो आप जानते हैं कि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, ठीक है? रामदास सोरेन की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो उनका जो है सीट खाली हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर आपका उपचुनाव होने वाला है। कहाँ पर? तो घाटशिला पर, ठीक है? चलिए, ये सब भी करंट अफेयर्स आपको जानना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस नृत्य को नचनी खिलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? पहला है डोमकच, दूसरा है नटुआ, तीसरा है कली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम विस्तार में बताएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कली होगा। कली नृत्य में होता क्या है कि बहुत सारे पुरुष नर्तक के बीच में एकमात्र एक लड़की जो होती है काफ़ी सज्जो श्रृंगार किए हुए रहती है और नृत्य करती है और इतना सुंदर दिखती है कि सभी पुरुष जो है उसके ऊपर आकर्षित हुए लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि जितने भी पुरुष हैं उसकी महिलाएं जो है उसको गाली स्वरूप कहती है इस नृत्य को नचनी खिलरी नृत्य। ठीक है, नचनी खिलरी हमारे गांव घर में क्या है, एक गाली के शब्द है। ठीक है? तो जलन के वश से कि उसका लगता है कि मेरा पुरुष जो है उस स्त्री के चक्कर में हमें छोड़ के चला जा रहा है या नृत्य कर रहा है, ये सोच के क्या है, ये नचनी खेलरी नृत्य कहा जाता है। तो कली क्या है? आपका नचनी खेलरी नृत्य है, जिसमें बहुत सारे पुरुषों के बीच अकेला एक पेशेवर स्त्री सजो श्रृंगार के साथ नृत्य करती है। ठीक है? चलिए, अब डोमकच की बात की जाए तो डोमकच जो है आपका विवाह से संबंधित नृत्य है। क्या है? विवाह से संबंधित नृत्य है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि चढ़ंतरी, रसकिड़रा, थड़िया, खेमटा किस नृत्य के प्रकार हैं? पहला है डोमकच, दूसरा है फगुआ, तीसरा है अंगनई, चौथा है मुंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगनई। ठीक है? अंगनई के प्रकार कौन-कौन है? चढ़ंतरी, रसकिड़रा, थड़िया, खेमटा, ये सब अंगनई का प्रकार है। और अंगनई जो है आपका क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है और चूंकि यह नृत्य जो है आंगन में किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को अंगनई भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। बात करेंगे फगुआ तो हम लोग जो है झारखंड में जो है क्या है, होली को ही फगुआ कहते हैं। यानी कि होली का झारखंडी रूप क्या है, फगुआ है। और फगुआ में ही क्या है आपका, फगुआ राग में गीत गाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। डोमकच शादी विवाह से संबंधित है। और मुंडारी क्या है, मुंडा जनजाति की एक भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? पहला है पाइका, दूसरा है फगुआ, तीसरा है डोमकच, चौथा है अंगनई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइका। पाइका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है और यह क्या है, एक प्रकार का ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। काफी जोश जुनून और काफी ताकत के साथ यह नृत्य किया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। और जो भी नर्तक होता है क्या है, सैनिक वेश, क्या है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। हाथ में तलवार और भाला लेके नृत्य करता है। ठीक है, इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, युद्ध नृत्य की संज्ञा दिया गया है किसका, पाइका को। और इसी नृत्य को क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, पाइका को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो देखिए प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से किस जिला को जाना जाता था? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है देवघर, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा को जो है प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जो राजा कंतक देव का राज्य था। कौन सा राजा? कंतक। कंतक देव का राज्य था। कौन? वीरू कैसलपुर परगना, जो वर्तमान में क्या है, सिमडेगा। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जो है आपका 2001 में झारखंड का जिला बनता है। किससे? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और सिमडेगा में ही आपका क्या है, तो सिमडेगा में ही आपका राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम। सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, तो गांधी मेला लगता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। रांची आपका 1899 और आपका देवघर 1983 में जिला बना है। साहेबगंज भी 1983 में जिला बना है और साहेबगंज जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी बहती है।
क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में ही आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होती है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के सिमडेगा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? पहला है बिहार और उड़ीसा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सिमडेगा जिला जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, सिमडेगा अपनी सीमाएं उत्तर में गुमला, ठीक है, हम विस्तार से बताते हैं। सिमडेगा के उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका है गुमला। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में जो है इसका उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। और पूरब में क्या है? तो पूरब में ही इसका खूंटी है, खूंटी। और पश्चिम सिंहभूम है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ जो सवाल पूछा है उसके हिसाब से सिमडेगा जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है? ऐसे ही आपको जिला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन। ध्यान से जो बता रहे हैं उसको आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सरायकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है खरकाई नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खरकाई नदी। सरायकेला की बात की जाए तो सरायकेला जो है आपका खरकाई नदी के किनारे स्थित है। अब सरायकेला जिला बना है कब? तो ये बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है, और ये खरकाई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला में आपका क्या है? चांडिल बांध है। क्या है? चांडिल बांध, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और यह एक क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पर नौका विहार का भी व्यवस्था किया गया है। हम अपना शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सरायकेला शहर जो है आपका खरकाई नदी के संगम में या किनारे पर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो यह जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। कहाँ? तो रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को कहते हैं रानी चुआ। चुआ मतलब क्या होता है? कुआं का छोटा भाई चुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? और स्वर्ण रेखा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। किसमें? तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। ये भी आपको याद रखना है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख या दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? तो हुंडरू जलप्रपात है। और इस स्वर्ण रेखा आपका जो नदी है, ये स्वर्णरेखा प्लस आपका खरकई नदी है। ठीक है, इस नदी के संगम में ही आपका क्या है? औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात किया जाए शंख नदी की, तो शंख नदी जो है आपका गुमला जिला से निकलता है। गुमला जिला में भी जगह कौन सा? तो चैनपुर प्रखंड से। कहाँ? तो चैनपुर से। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी की उद्गम स्थल क्या है? टोरी है। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसको देव नदी भी कहा जाता है। और यह क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? तो यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड में जो है 290 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, और इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसका? तो बंगाल का शोक। शोक मतलब क्या है? दुख। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफी जान माल की क्षति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का झारखंड में गढ़ कहाँ है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को क्या कहा जाता है? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और आपको बता दें कि छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह जो है विदेशों में फेमस है। 1938 की बात किया जाए तो 1938 में पहली बार सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण, ठीक है, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण के द्वारा जो है इसका प्रदर्शन विदेशों में करवाया गया था। किसका? छऊ नृत्य को। और छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। वैसे पूरे भारत में बात किया जाए तो 3 जगह को जो है आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, जिसमें उड़ीसा का मयूरभंज, क्या है? उड़ीसा का मयूरभंज और आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया।
इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो छौ नीति जो है 3 प्रकार के है, आपका सरायकेला प्रकार, पुरुलिया प्रकार और मयूरभंज प्रकार का, ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरायकेला खरसावां, ठीक है? यहाँ पर एक विकल्प है जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जामताड़ा जो है 2001 में जिला बना है और जामताड़ा को जो है साँपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साँपों का शहर और वर्तमान में जो है यह साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है, पूरे विश्व में। झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? पहला है साल, दूसरा है बरगद, तीसरा है जामुन, चौथा है चंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साल। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। और साल जो है क्या है? सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और साल वृक्ष जो है क्या है? लकड़ी के उद्देश्य से जो है काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है। साथ ही इसका फूल और फल दोनों ही क्या है? औषधीय रूप से काम आते हैं। क्या है? औषधीय रूप से काम आते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका साल। साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा क्या है? आपको बता दें कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। झारखंड की राष्ट्रीय पक्षी कोयल है, ठीक है? और झारखंड के राजकीय पशु क्या है? हाथी है, ठीक है? हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस, ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और पलाश को वैज्ञानिक नाम क्या है? पलाश को वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 708, दूसरा है 414, तीसरा है 516, चौथा है 684। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, ठीक है? जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना रहता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 है। कितना है? 414 है, ठीक है? और इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो हो जाएगा आपका धनबाद में, ठीक है? धनबाद जिला में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कितना है? तो 1316 है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? तो यहाँ पूछा है कि रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 708 है। रामगढ़ के बारे में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, तो आगे नहीं बताते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गढ़वा को पलामू से अलग करके जिले का दर्जा कब दिया गया है? पहला 1 जून 1991, दूसरा है 1 अप्रैल 1992, तीसरा 1 अप्रैल 1991 और चौथा 1 जून 1992। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई डाउट नहीं, हम बार-बार बताए हैं, कल भी बताए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का निर्माण होता है। ठीक है? और वर्तमान में आपको बता दें कि गढ़वा जो है क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है? गढ़वा झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा के नाम पर और एक बात याद रखना है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा यूपी और एक हो जाएगा बिहार और एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हमारा एकमात्र जिला गढ़वा है और झारखंड का पश्चिमी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? इस तरह से जो है काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत, काफ़ी शिद्दत के साथ जो है आप लोगों के लिए हम क्लास लेके आए हैं। अगर आपको उपयोगी लगता है और उचित लगता है तो आप जो है अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, दोस्तों के बीच ये क्लास को शेयर कीजिए। और क्लास देख के जाने से पहले एक बार लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? और आप जब लाइक करते हैं तो हमारा जो है जोश-जुनून बरकरार रहता है और हर परिस्थिति में हम क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है? और किसी प्रकार का सुझाव-उझाव भी देना है तो आप बेशक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, ठीक है? इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है? और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट लाने का
ठीक है? उसके बाद आपको बताएँगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट मानना बहुत ही अनिवार्य होता है। आप कहीं क्रैश कोर्स खरीदिए ना खरीदिए, लेकिन मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको मारते रहना है। और जिस तरह से हम विस्तार से पढ़ाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको जो है क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता है। क्या है कि ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जो भी है, इससे बेहतर और कितना पढ़ाई हो सकता है। आप बशर्ते ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लिखते हुए नोट बनाते पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्लास इनफ है, ठीक है? एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो भरोसा करके आप लगे रहिए। आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।